मे- मेरे को एक मुट्ठी प्रसाद के रूप में मिला था, और वो मैंने एक एक दाना करके वो अपने खेत में लगाया, और फर्स्ट ईयर मैंने उससे 3 किलो गेहूं प्राप्त की। और तब हम इसको शुगर फ्री गेहूं बोलते थे। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने फिर लगाया, और मेरे पास 60 kg उसकी गेहूं आ गई। और तीसरे साल फिर मैंने इस गेहूं को फिर लगाया, और 3 एकड़ में लगाया, 18 क्विंटल के करीब मेरे पास ये गेहूं होगी। और उस साल डॉक्टर राव यहाँ पे आए हुए थे एक टीटीपी लगाने, और मेरे को मौका मिला उस टीटीपी में जाने का। तो मेरे को बुलाया गया, मैं गया वहां पे। तो मैंने डॉक्टर राव ने यहाँ पे बताया कि हमारे पास एक गेहूं है कपली, आप किसान उसको लगाए, आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। तो मैंने खड़े होकर बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब, एक मेरे पास भी एक गेहूं है जिसको हम शुगर फ्री बोलते हैं, वो तकरीबन 2000 साल पुरानी गेहूं बताते हैं हमारे जो बुजुर्ग हैं। तो वो कहते ठीक है, मेरे को दिखाओ वो कौन सी गेहूं है। तो मैंने नेक्स्ट डे जाके उनको गेहूं दिखाई, तो वो देख के हैरान हो गया, कहते नागपाल जी ये आपने कैसे संभाल के रखी हुई है। मैंने उनको बताया भी मेरे को ये पिंगलवाड़ा आश्रम से एक प्रसाद के रूप में एक मुट्ठी मिला था, तो इसको मैंने आगे बढ़ाया है। तो उन्होंने मेरे को बोला भी इसके कुछ टेस्ट वगैरह करा लें। तो जो टेस्ट उन्होंने बोले वो मैंने लैब में भेज दिए। उसमें उन्होंने ग्लूटन बोला था, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोला था शुगर चेक करने के लिए, और बोला था भी इसमें मॉइस्चर कितना है, इसमें ऐश देखना है। तो वो सारे टेस्ट की जब रिपोर्ट आई, तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसकी रिपोर्ट आ गई है, इसमें जो जीआई है वो 55 है। इसका जो ऐश है, ऐश में होता है पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। वो यूनिवर्सिटी ने चेक की, पंजाब यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने। तो उन्होंने बताया भी इसमें जो ये ऐश है ये 1.8 है, और दूसरी वीट में 0.8 से ऊपर नहीं होती। ये बहुत बढ़िया गेहूं है। मैंने उनको बोला और इसके टेस्ट आपने क्या किए हैं? कहते जी और टेस्ट तो हमारे यहाँ नहीं होते, हम बता नहीं सकते आपको, यूनिवर्सिटी का काम होता है, आप बाहर से करवा लें। तो मैंने वो दिल्ली एक लैब से करवाए, तो उसकी रिपोर्ट आ गई, उसमें 55 जीआई था, और ग्लूटन की मात्रा 7 पॉइंट समथिंग थी, और बाकी सब कुछ प्रोटीन अच्छा था, फैट अच्छा था। और उसके बाद डॉक्टर साहब कहते भी मेरे को ना ये गेहूं चाहिए, 1 kg गेहूं दे दीजिए, 1 kg आटा दे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है जी, ले जाइए। मेरे दिमाग में आया मैं पूछूं क्या करना है इसको। तो वो कहते भी इसको मैंने जाके ना गुरुजी को दिखाना है, और गुरुजी इसके आटे की चपाती भी खाएंगे। जिस दिन गुरुजी ने उसकी चपाती खाई और गेहूं देखी, तो गुरुजी ने एक बात बोली, भाई इसमें फोलिक एसिड है। तो हमने पहले टेस्ट नहीं कराया था। डॉक्टर राव का फोन आ गया मेरे को भी, मैं तो एक साइंटिस्ट हूं और मेरे को पता है भी गेहूं में फोलिक एसिड नहीं होता, तो अब गुरुजी ने बोला तो इसके टेस्ट कराया जाए। तो मैंने फिर दिल्ली लैब में टेस्ट के लिए भेजा। तो एक हैरान होने वाली बात सामने आ गई भी, इसमें जैसे चिया सीड में बहुत ज्यादा फोलिक एसिड होता है, इसमें उससे भी 3 टाइम्स फोलिक एसिड है। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट आई है। उस वक्त मैं नोएडा में था, डॉक्टर साहब की टीटीपी चल रहा था, मैं उसमें था। तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया भी डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट आ गई। कहते क्या आया? मैंने कहा इसमें फोलिक एसिड है इतना। कहते भी ये तो कमाल की बात होगी, भी गुरुदेव ने तो पहले ही बोल दिया था। और मैं भी ये सोचता रहा भी ये गेहूं को मैं बढ़ा रहा हूं, ये सारी गुरुजी की कृपा थी। और उसके बाद फिर गुरुदेव जलालाबाद में आए और आके उन्होंने इसका नामकरण किया। हम तो इसको शुगर फ्री बोलते थे, उन्होंने इसका नाम रखा सोना मोती। और वाकई ये सोना मोती है, हर तरफ से ये बढ़िया है। इसका दाना बिल्कुल राउंड छोटा सा है, और इसकी बाली जो है वो इतनी बढ़िया है भी खेत में जितना टाइम मर्जी खड़ी रहे ये, इसके ऊपर अगर ट्रैक्टर का टायर भी चढ़ जाता है ना, दाने बाहर नहीं आते। और हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है ये।
जैसे जो लोग जिनको डॉक्टर बोलते हैं व्हीट एलर्जी है, चपाती नहीं खा सकते, हमारे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोना मोती गेहूं खा रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। दूसरा, जिन लोगों में, वैसे लेडीज में ये प्रॉब्लम रहती है भी, उनका जो एचबी है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो इस गेहूं को खाने से बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो इनको 3-4 साल से खा रहे हैं और जिनका एचबी लेवल जो है वो 13 पॉइंट समथिंग है। आज तक किसी का, लेडीज का इतना एचबी नहीं होता, हीमोग्लोबिन उनमें इतना नहीं होता, उनमें कमी होती है। जब भी लेडी कोई प्रेग्नेंट होती है तो उसको फर्स्ट टेबलेट जो देते हैं ना डॉक्टर, वो फोलिक एसिड की देते हैं। तो ये सोना मोती का गेहूं का जो आटा है, इसमें ऑलरेडी फोलिक एसिड है, तो इसका मतलब कि लेडीज को बहुत फायदा हो रहा है। जो लेडीज खा रहे हैं उनको, उनमें जो इसकी प्रॉब्लम नहीं हो रही। मेरी खुद में, मेरे घर में मेरी वाइफ को हर साल इंजेक्शन लगते थे, 2 से 3 हर साल, खून बढ़ाने के लिए भी। उनका एचबी लेवल जो था वो 7 से 8 के बीच रहता था, तो वो चिड़चिड़े से रहते थे, मतलब कि उनके खून की कमी होने के कारण उनका ये स्वभाव ऐसा था। और जब से वो हम आटा खा रहे हैं सोना मोती का, पिछले 6 साल से खा रहे हैं हम, तो आज उनका जो एचबी लेवल है वो 13.3 है। और भी इसके जो, जिनको जैसे अपने एक तृप्ता दमन है दिल्ली में है, वो इसकी चपाती खा रहे हैं, उनको व्हीट एलर्जी थी और उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चंडीगढ़ में एक लेडीज है नीलम टोटेजा, वो भी इसकी चपाती खा रहे हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इससे। और हर तरफ से ये गेहूं बहुत बढ़िया है। और इसकी कल्टीवेशन का जो टाइम है, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक हम कभी भी इसको लगा सकते हैं। जैसे दूसरी गेहूं है उसकी यील्ड कम हो जाती है, लेकिन इसको जनवरी तक लगाने से भी इसकी यील्ड कम नहीं होती। ये 6 से 8 क्विंटल के बीच आती है और वैसे ही चलती है 6 से 8 के बीच। और कुछ जी? सेजल जी अनम्यूट करिए, आप बातचीत करिए। बस आपको सुनना था, आपसे सब सोना मोती सीखे। बहुत सारे गुजरात के और बहुत सारे किसानों ने आपसे बीज भी लिए और सोना मोती का बढ़ावा हो रहा है। जी जी। तो आपको, हमारे यहाँ सारे नए टीचर बैठे हैं जी इस वेबिनार में, जो पिछली 4 दिन की जो अभी टीटीपी गई, उसमें जितने भी टीचर बने वो सब बैठे हैं, जी वो जी आपको सुन रहे हैं। अच्छा, जी नागपाल जी खुद टीचर है, जी। आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर है, एग्रीकल्चर के। वो खुद खेती तो करते ही है, किसान है। और इनका बीज बढ़ाने का काम है ही, माने इनके घर में इनके भाई वगैरह सब बीज बढ़ाने का काम करते हैं। नागपाल जी सोना मोती बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी एक हमने तैयार की है, कैसे बोना चाहिए, क्या फर्क है सोना मोती का और बाकी के गेहूं में, और कैसे बो के कैसे हार्वेस्ट करें। नागपाल जी, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ इनको, कहीं आपको लगे कहीं सुधार करना है तो आपके अनुभव के हिसाब से आप बोलिए। बीच में कहीं आपको लगे कि यहाँ आपको कुछ कहना है तो आप जरूर से बोलिएगा। तो मैं शेयर करती हूँ अभी एक मिनट। ये सोना मोती पे वेबिनार हो रहा है, हमारा एग्रीटीटीपी का पहला वेबिनार है, 13 नवंबर। जैसे अभी नागपाल जी ने हमको बताया कि गुरुजी एक्चुअली 4 दिन की विजिट के लिए पंजाब गए थे और उस समय इन्होंने सोना मोती का वहां पे सबको इंट्रोड्यूस करवाया। Is everyone need English also? Do I speak English in between? Chintan bhai? Yes. Okay. So Nagpal ji is a farmer and teacher of Art of Living Agriculture Trust, and he has introduced this Sona Moti, and Guruji named Sona Moti
this wheat name was given by Guruji. And while he ate this roti of Sona Moti, at that time, Guruji said that there is folic acid in this wheat. And after that, Nagpal ji just did, I think, test, laboratory test, and at that time, it was there 3 times more folic acid in it. Okay. तो ऐसे करके ये पूरा गुरुजी ने फिर वहां पे इसको लॉन्च किया पंजाब में 2019 में। और अभी हम समझते हैं कि ये मॉडर्न व्हीट और एशियन व्हीट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न व्हीट एंड एशियन व्हीट। द एशियन व्हीट जो है वो रिफाइन नहीं है, वो होल पूरा ऐसे ही खाया जाता है, माने उसका छिलका ना निकाला जाता है, ना बीज का निकाला जाता है, ना ये मॉडिफाइड होता है ना। सो जो एशियन व्हीट है उसमें सारा गुण है, जैसे उसके अंदर आपको आयरन भी मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे सारे, और फॉस्फोरस मिलेगा, प्रोटीन अच्छा रहेगा, माने न्यूट्रिशन से भरपूर होता है एशियन जो व्हीट है, वो जो ग्रेन है वो। और जो मॉडिफाइड हुआ है माने मॉडर्न व्हीट है, वो थोड़ा जेनेटिकली मॉडिफाइड भी किया है और हाइब्रिड उसको जल्दी उगाने के लिए बनाया गया है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। देयर आर द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न व्हीट एंड एशियन व्हीट। वन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड they are built in a way to grow faster. Okay, hybrid तरीके से इसको बनाया गया है। So we'll see what are the benefit of Sona Moti grain. High in phosphorus and helps in formation of bone or teeth. माने teeth भी एक bone ही है। So bone जो हमारी body के जितने भी bones है उसको फॉर्मेशन के लिए ये हेल्प करता है। सोना मोती में वो गुण है। ऑप्टेन फाइबर एंड इम्पोर्टेंट विटामिन्स, इसमें विटामिन्स भी भरपूर है और फाइबर्स भी है। कैन टू बी रिफाइंड, ये प्रोटीन से भरपूर है। This wheat is higher in protein compared to modern wheat. तो modern wheat से compare में इसमें प्रोटीन ज्यादा है। फिर complete source of essential amino acid, इसमें amino acid भी है। Did not touched by modern science, ये modern science से माने इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये जैसे अभी नकपल जी has told us that it is 2000 years old seeds wheat है, ये 2000 पुराना wheat है। तो ये 2000 पुराना wheat उनकी जानकारी के हिसाब से है और ये अनटच्ड है। अनटच्ड माने इसको कभी नेचुरली जो भी मॉडिफिकेशन नेचर ने किया होगा वो हुआ, उसके बाद किसी ने भी इसको लेबोरेटरी के अंदर या कोई भी अलग प्रकार से इसको मिक्स मैच करके बनाया नहीं है। दिस इज हैज अनटच्ड, इसको हाथ माने छुआ नहीं है, ऐसा है ना। which he has not changed in a bigger way, जैसे मैंने कहा हजारों सालों से इसको बदला नहीं। okay. So now इनका जो रिपोर्ट निकला था ना, उस हिसाब से हम थोड़ा सा एनालाइजिंग देखेंगे कि सोना मोती और जो डिफरेंट अदर जो व्हीट है उसमें क्या फर्क है। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, बट यू कैन सी द टेबल। प्रोटीन है वो 41% ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट है वो 2% लेस है, टोटल फैट 45% है, शुगर 1% लेस है। ठीक है, ऐसे ही जीनेमिक जो इंडेक्स है वो 45% मोर है। ऐश जैसे अभी मिनरल्स जो बताए नागपाल जी ने हमको बताया कि उसमें फॉस्फोरस है, आयरन है,
ये सब ज्यादा मात्रा में है। तो अगर ये जो है वो कितना, तो 267% हाई है। और फॉलिक एसिड अगर देखते चाहिए तो बाकी के जो गेहूं होते हैं उसमें फॉलिक एसिड होता ही नहीं है, लेकिन ये गेहूं में 3786% फॉलिक एसिड ज्यादा है। सो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, फॉलिक एसिड का अगर हम समझते हैं तो फॉलिक एसिड इज बी, विटामिन बी। तो विटामिन बी से पूरे हमारी बॉडी के जो सेल्स है उसका जो स्ट्रक्चर है, माने नए सेल बनना, ये विटामिन बी का काम होता है जो हमारी बॉडी में नए सेल्स बनाता है। और ये बहुत जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी में, और ये गेहूं खाने से मिल सकता है। इट्स अमेजिंग। अभी हम थोड़ा सा सीखे इसको कैसे बोना है। ओके, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मॉडल आपके लिए 1 एकड़ का हम लेके आए हैं। दिस इज 1 acre मॉडल एंड यू ऑल हैव पेन एंड नोटबुक। प्लीज नोट इट डाउन how you can learn and even teach your farmers to create one of the model for Sonamoti or any other wheat. Okay, so here we are going to do multi-cropping, intercropping. ये सेजल जी 1 एकड़ का एक मॉडल लिया है ना कि 1 बीघा? ये 1 एकड़ का है, लेकिन 1 एकड़ का भी एक छोटा सा बाग दिखा रहे हैं। This is a very small part I am showing you, the how you can manage in your farm. Okay, so this is not 1 acre of land, but in 1 acre, how you can plan it. So every 6 inch, there have to be a line. This is not a square. There will be line. जैसे हम खेड़ लगाते हैं, वो खेड़ सीधी लगानी है। हर 9 इंच का जगह छोड़ के हमको कुछ ना कुछ बोना है। तो जैसे ये 9 इंच लगाया है, वैसे मैंने दिखाया कि दो लाइन जो है उसमें 18 इंच हो गई। तो जैसे ये ये जो येलो लाइंस एरो आपको दिख रही है, वो एग्जैक्ट 6 फुट पे है, माने 72 इंच पे ये दो है, जहां पे हमको सरसों माने राई या मस्टर्ड लगा सकते हैं। So you can have mustard on this, the yellow lines, yellow arrow, what you are seeing, there you can have mustard seed over there. This is additional, but we will go ahead for the wheat. So this is red line which we will be having for wheat. ये जो रेड एरो है ये गेहूं के लिए है। अच्छा, जो हमने येलो एरो दिखाए उसके ऊपर आप या तो मस्टर्ड लगा सकते हैं, या आप राजगीरा लगा सकते हैं जो मिलेट है, या सनफ्लावर लगा सकते हैं। देखो ये जो बॉर्डर्स पे जो हमने लगाई है, ये बॉर्डर्स पे इसलिए लगाई है कि इस पे एक तो पीले फूल आते हैं, है ना, मस्टर्ड पे पीले फूल आते हैं, सनफ्लावर पे पीले फूल आते हैं, तो इसके ऊपर पतंगे पीले फूल से अट्रैक्ट होके आते हैं, है ना। और ये आपकी बहुत सारी पेस्ट को कंट्रोल करेंगे, इसलिए इसको लगाया जाता है। ओके, दूसरा ये मस्टर्ड जो है वो अगर हम कहें तो डायकोट है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी बात करने वाले हैं, लेकिन ये डायकोट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो गेहूं के साथ जो मोनोकोट है उसके साथ डायोकोट हमने लगाया मस्टर्ड। अच्छा, गेहूं जो है वो हर 18 इंच के बाद लगाया है हमने, है ना, एक लाइन छोड़ के एक लाइन में लगाया है। ठीक है, अभी उसके बाजू में जो एक लाइन है जो हरी आप देख रहे हो एरोज, इसके अंदर हमको लगाने हैं चना। सॉरी,
आई डोंट नो, ये चला जाता है। अच्छा, चना आप लगा सकते हैं। अगर चना नहीं लगाना हो तो क्या लगा सकते हैं आप? हाँ, चना के अलावा भी यू नो चना के अलावा आप मेथी। वहां पे रजका जो होता है वो लगा सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट एरो ऑप्शन जो साइड पे दिया हुआ, क्योंकि वो पूरा चला जाता है। आई डोंट नो व्हाट इज दैट। तो ये जो ग्रीन लाइन है वहां पे हम चना ले सकते हैं। और चना नहीं लेना है तो हम रचका करके जो हमारी एक प्रकार का ग्रास है, ग्रीन ग्रास। ग्रास है, जो जिसके पत्ते है ना मेथी जैसे लिखते हैं। तो या तो रचका लगा सकते हैं, so you can have रचका ग्रास, जिसको अल्फाफा कहते हैं in English. You can find out that, and I will show you some of the photos also of rachka. So rachka grass is sown for fodder. और ये हमारे खाने के लिए भी अच्छा है, इसका पाउडर खाया जाता है। और या तो फिर मेथी लगा सकते हैं। अच्छा, मेथी या रचका लगाने का कारण ये है, या चना लगाने का, कि ये नीचे नीचे रहता है। They don't grow so high. They are very small plant and they cover the land. So mulching is done. Again, when you do chana, nitrogen fixation is done because it is dicot plant. Okay, and this way of doing the whole plant, ये पूरा जो प्लान हम करते हैं वो इसलिए भी करते हैं कि इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो, मल्टी क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, मल्चिंग, लाइन मल्चिंग भी हो गया। और ये एक प्रकार से बहुत बेनिफिट देता है कि हमारे पास हर किस्म की अलग अलग जो हमने डाला है वो सबकी इनकम भी खड़ी हो। ये पूरा और ज्यादा हम इसमें जो गेहूं है वो अच्छे न्यूट्रिशन इसको मिले तो अच्छी तरह इसके अंदर ईल आएगी, एंड वी कैन हैव द मोर ईल एंड मोर प्रोडक्शन। तो इसलिए ये मॉडल ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं। सो हम ऐसे 1 एकड़ में कितनी लाइन कर सकते हैं ये तो आप जब करोगे पता चल जाएगा। दिस इज सम ऑफ द पार्ट आई एम शोइंग कि ऐसे आपको 1 एकड़ में 9-9 इंच पे लाइन करके इस पे बोना है। सो अभी हम कुछ नहीं, ओके, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ सीड। सेजल जी, इनको वरिंदर जी को कुछ पूछते कुछ हैं। कहना है? हाँ, ओके ओके, यस वरिंदर जी। हाँ जी, वीरेंद्र जी जो मैंने बताया ये इसमें बढ़िया है आप जी। कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं नहीं, बढ़िया है, आपने बहुत कुछ सही बताया। ठीक है, चना भी हम ले सकते हैं, मस्टर्ड भी ले सकते हैं। मस्टर्ड भी ले सकते जो हैं। आपने इसके बीच मेथी बोला, हाँ, जो मेथी है वो हमारे लिए जो हरी मेथी जो हम खा सकते हैं वो है। अगर इसको पकाना हो तो वो लेट हो जाते हैं हम, उसका टाइम निकल चुका है अब। हाँ, माने हरी ही खाई जाती है। हरी खाई जा सकती है लेकिन मेथी का टाइम निकल चुका है। ओके, हाँ, सो बेस्ट है चना। चना बेस्ट है। ओके, सो वीड कंट्रोल भी हो जाता है ना, वीड कंट्रोल भी हो जाएगा। जी जी, वीट कंट्रोल भी हो जाता है, या मल्चिंग हो जाती है तो वीट कंट्रोल भी हो जाता है। एंड वीरेंद्र जी के हिसाब से चना इज बेस्ट, सो प्रेफरेबल इज चना देन एनीथिंग एल्स। मेंथा जो होता है, पुदीना, पुदीना ले सकते हैं हम। इवन पुदीना कैन बी एडेड। ओके जी, ओके, ठीक है, हम थोड़ा आगे जाए। या ओके, दिस इज व्हाट यू कैन क्लिक इट, ये रह गया अभी। So teachers, you can write it down, note it down. I go ahead now. Okay.
So requirement of seeds. तो अगर पूरे में जैसे यहाँ पे हमने मल्टी क्रॉपिंग के हिसाब से ये लाइन सारी 9 ईच पे हमने दिखाई है आपको. बट इफ यू आर डूइंग होल लैंड विथ wheat, not doing multi cropping, then you have to have 26 kg, 26.5 kg of wheat seeds are needed. ठीक है, 26.5 किलो wheat की जरूरत पड़ेगी अगर आप मिक्स क्रॉपिंग नहीं कर रहे हैं तो. पर एकड़. है ना. तो मल्टी क्रॉपिंग करते हैं तो जो है वो 13 किलो के आसपास गेहूं की सीड की जरूरत पड़ती है. 10 किलो चना और 500 ग्राम राई माने मस्टर्ड सीड्स आप ले सकते हैं. ठीक है. सॉइल प्रिपरेशन क्या करनी है, तो जैसे वापसा क्रिएट करना पड़ता है. हल चलाने से पहले थोड़ा सा अगर नमी हो जाएगी जमीन में तभी वो हल या ट्रैक्टर घूम सकता है. इसलिए पानी छोड़ के, है ना, आपको कुछ दिनों तक रहने देना पड़ेगा, उसके बाद बोने का काम करना पड़ता है. तो जब भी पानी आप डालते हो उसके साथ आपको लैंड अगर प्रिपेयर करनी है, सॉइल प्रिपेयर करनी है, तो आप घन जीवामृत डाल दीजिए. उसके साथ जीवामृत भी डाल सकते हैं, या आपके पास कोई कंपोस्ट हो जो ऑर्गेनिक है कंपोस्ट, आपके पास अच्छा वाला कंपोस्ट पड़ा है तो वो डाल सकते हैं. वो कितना वो मैं बात करूंगी. ये जो मैं अभी बात कर रही हूँ कि कितने दिनों में ये वापसा क्रिएट होता है. तो जो सैंडी सॉइल होती है, रेताल जमीन होती है, द सैंडी सॉइल के अंदर ये 4 से 5 दिन में तैयार हो जाती है. उसके बाद बोना आप कर सकते हैं. अगर काली मिट्टी है तो आप 7 से 8 दिनों के अंदर ये तैयार हो जाती है. पानी डालने के बाद वापसा या बराफ कहो या नमी कहो, वो तैयार हो जाती है. उसके बाद आप सोइंग का काम कर सकते हैं. और सैंडी और ब्लैक के बीच की सॉइल होगी जो नॉर्मल मीडियम सॉइल होती है, उसको इसके बीच के दिन लगते हैं. 5 से 7 दिन के बीच में ये तैयार हो जाती है. ओके. अभी 1 एकड़ के अंदर 100 किलो घन जीवामृत आप डाल सकते हैं. फिर कंपोस्ट जो है खाद अगर हम कहें कंपोस्ट वी कैन यूज 4 to 5 बैग्स जो 50 किलो की होती है. 50 kg बैग्स 4 to 5 is used if you have a better compost, best compost अगर आपके पास है. अगर आप कोई भी चालू कंपोस्ट यूज कर रहे हो तो वो 10 से 15 बैग्स तक जाएगी. 10 to 15 bags you have to add if you are using not reliable compost. If it is not good, then you have to add more. So it's better that you use Ganjivamrut. Only 100 kg is needed. Okay. If you go for any other compost, you need 4 to 5 bags of 50 kg. So that is much higher than, that is I think 3 times more than Ganjivamrut. So the best one is Ganjivamrut. Okay. With that you can add 10 kg of raw phosphate. Yes. Yeah. 10 kg इसको आप जो भी कंपोस्ट यूज करने वाले हैं, जमीन में डालने वाले हैं, उसी में मिला दीजिए. मिक्स इट अप विद द कंपोस्ट, दिस रॉ phosphorus, and then add it to the soil. Okay. You can even use neem cake and castor oil cake, 100 gram. 100 But total 100 gram it has to be. If you are using neem cake only, you take 100 gram. If you are using castor oil cake, take 100 gram, 100 kg, sorry. If you are taking both, then 50 kg of neem and 50 kg of castor. You can even add अग्निहोत्र ash to it. ये भी बहुत इस ऐश के अंदर, अग्निहोत्र जो हम सीखे हैं, इस ऐश के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, मिनरल्स होते हैं जो ऐड होंगे आपकी जमीन में. तो दिस वे यू कैन प्रिपेयर द होल सॉइल. ओके. सीड ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं?
what we can do for seed treatment. ऐसे देखा जाए तो गेहूं को डालने के बाद इतना प्रॉब्लम होता नहीं है, सो इट इज नॉट नीडेड सीड ट्रीटमेंट. लेकिन हम बीजामृत जो सीखे हैं उससे हम ट्रीट कर सकते हैं हमारे सीड को. लेकिन देखना ये है कि जब हम सीड को ट्रीटमेंट देते हैं उसके बाद बहुत सारा उसके साथ जो हमारा गोबर है, वो जो बनाया हुआ गोल है, वो बहुत सारा उस पे चिपक गया या थोड़ा सा मॉइस्ट वाला रह गया, तो आप जिससे सीड जमीन के अंदर जो मशीन से डालने वाले हैं या हाथ के मशीन से डालने वाले हैं उसके अंदर से बाहर निकलेगा नहीं. सो यू हैव टू बी श्योर दैट after the treatment of Bijamrut, you have to dry them for 12 hours. And there should not be more sticky, you can say cow dung on it. Okay. So then only it will be properly sown through the machine. Okay. वरिंदर जी, आप बताएंगे इसके बारे में? जनरली ज्यादातर प्रैक्टिस कैसे रहती है नागपाल जी कि इसके लिए करना जरूरी ही रहता है बीज का संस्कारित की? नहीं, कोई जरूरी नहीं होता. ओके. इसकी जर्मिनेशन बहुत बढ़िया है. ओके. अगर हम इसको बीज अमृत के साथ इसका ट्रीटमेंट कर भी देंगे तो बढ़िया है वो. बिल्कुल बढ़िया है. ओके. ठीक है. नागपाल जी ने यही कहा कि हम इसको बीज ट्रीटमेंट के साथ करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन जो चीजों का ध्यान रखना है वो ये है कि ज्यादा उसके ऊपर बहुत सारा गोबर वगैरह चिपका ना रह जाए, ना वो थोड़ा सा मॉइस्ट रह जाए, क्योंकि अगर मॉइस्ट होगा तो एक दूसरे के साथ चिपका हुआ होगा तो वो जल्दी से मशीन से गिरेगा नहीं. अच्छा, कैसे मशीन हम यूज कर सकते हैं? तो एक तो ट्रैक्टर सीड ड्रिल आती है, एक हैंड सीड ड्रिल आती है. ये दोनों आप उपयोग कर सकते हैं. अच्छा, हाथ से सोइंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो एडवाइजेबल नहीं है. इसलिए नहीं है कि जब हम हाथ से सो करते हैं तो वो मैन पावर ज्यादा लेता है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है. सो इससे अच्छा है कि आजकल बहुत इजीली हैंड ड्रिलिंग मशीन्स मिलते हैं, हाथ से ही लेकिन मशीन होता है जो आप मैं एक मशीन शायद दिखाई थी, and I will show you if I have right now. वो वीडियो एक हम दिखाएंगे कि कैसे वो मशीन में से अपने आप चलते चलते ही सीड गिरते जाते हैं. So that we will show you. Okay. The time for sowing seeds. यहाँ पे नागपाल जी आप थोड़ा सा हमको बताइएगा अगर कुछ डिफरेंट हो तो. गुजरात राजस्थान 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में हम लोग सोइंग करते हैं. जब डिग्री जो होती है, माने टेम्परेचर जो होता है 30 to 25 डिग्री के बीच में होता है, तब सोइंग होती है ना. ऐसे ही नॉर्थ इंडिया जो है, जैसे पंजाब की साइड, दिल्ली के साइड जो होता है, वहां पे 25 अक्टूबर से सोइंग की जाती है. थोड़ी जल्दी होती है क्योंकि वहां ठंड बढ़ जाती है जल्दी से, तो वहां का टेम्परेचर 30 से 25 के बीच में इसी टाइम पे रहता है, तो तब सोइंग की जाती है. ओके. और बिहार महाराष्ट्र के अंदर 30 नवंबर के आसपास सोइंग की जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा मॉइस्ट वाला एरिया भी है, थोड़ा टेम्परेचर वहां पे ड्रॉप होने में देरी होती है. तो ये नवंबर 30 के आसपास वहां पे भी हम सोइंग कर सकते हैं. ये परफेक्ट टाइमिंग है जी. वीरेंद्र जी. इसकी सोइंग हम जनवरी तक भी कर सकते हैं. अच्छा. मैंने लास्ट ईयर 7 जनवरी को भी इसकी सोइंग की और उसका रिजल्ट भी बढ़िया मिला. ओके. तो ऐसा नहीं है कि हम सोइंग देर से करें तो हमको यील्ड कम होती है. लोग कहते हैं यील्ड कम होती है, लेकिन यील्ड कम नहीं होती. ओके. बाकी की जो वैरायटीज हैं उसका जो अनुभव है वो भी हमने लिया है, इसका भी लिया है, बिकॉज दिस इज हमारा शायद ये 2nd ईयर है विद सोना मोती. जी. आपका तो बहुत पुराना है, हमारा थोड़ा नया है.
तो इस हिसाब से हमने जो ऑब्जर्विंग या सोच थी उस हिसाब से ये लिया था। तो दिस इज गुड कि ये देर से भी अगर हम करते हैं, इफ वी आर डूइंग लेट आल्सो सोइंग, देयर वोंट बी प्रॉब्लम फॉर क्वांटिटी, आई थिंक यील्ड। नहीं जनरली थोड़ा सा Quality मेरा भी- ऐसा मानना है कि एटमॉस्फेयर के हिसाब से थोड़ा सा गुजरात साइड वाला जो एरिया होता है ना, तो गर्मी एकदम से बढ़ जाती है मार्च फरवरी एंड के बाद में। हाँ। So there may be जी। a little bit, yielding में थोड़ा सा इश्यू। पंजाब हरियाणा नॉर्थ इंडिया के अंदर तो ठंडी जल्दी से शुरू होती है और गर्मी थोड़ा सा लेट में शुरू होता है वहां पर। तो जी, वो जी। ठंडी के माहौल में गेहूं अच्छी तरह से वहां पर मेंटेन हो सकता है। लेकिन ये ठीक है, ये जो है वो ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी हो जाती है 42 तक चली जाती। सो अगर हमने जनवरी में सो किया है तो फिर वो 130 डेज के अंदर अंदर तो बहुत गर्मी बढ़ जाएगी। तो द बेटर टाइम इज नवंबर सो करे तो ही अच्छी ईल, जो बाकी के जहाँ ठंड की प्रदेश है वहां तो शायद ईल आ ही जाएगी देरी से भी, लेकिन जो नवंबर माने जो प्रदेश गर्मी के प्रदेश है वहां पे जल्दी ही टाइम से ही सोइंग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर क्वांटिटी और क्वालिटी में प्रॉब्लम आने का चांसेस है। जी। पहला पानी कब देना है, तो ये भी है ना जमीन के हिसाब से रहेगा। हर एक प्रदेश की जो सॉइल है इट्स डिफरेंट, सो the land of every state is different, and according to the land we have to give water once it is sown. Once the seeds are sown, after that it can be 15 days, 20 days, 22 days. Like if it is sandy soil, or if it is a medium soil, and if it is black soil, according to that you have to see and give the water. So it can be 15 days if it is sandy, if it is medium soil 20 days, and if it is black soil 22 days. या फिर हम ये देख सकते हैं कि जब जो गेहूं है वो गेहूं का पत्ता जो तीसरा और चौथा पत्ता जब निकला है तब पानी दे सकते हैं, पहला पानी तब देना चाहिए। सो अगर आपको सॉइल नहीं देखनी है या सॉइल का समझ नहीं आ रहा है तो नथिंग टू वरी, जस्ट सी दैट द plant on the wheat plant there has to be third and fourth leaves grown. At that time you can give first water. सेजल जी अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट का समय है। आई थिंक वी कैन गो लिटिल बिट फास्टर and then we can have a discussion with Varinder ji, Nagpal ji also, so that we can take a more question and answer with him. Yes, Mishra ji, we will talk after this session. We will talk. I will give you, I'll allow you to speak. है ना? Yes ji. हाँ जी. Yeah, continue Sejal ji. Yeah, the second water, जो दूसरा पानी है वो डिपेंड रहता है वापस उसी पे, जैसे सॉइल कौन सी है उस हिसाब से। तो हर 6 अगर सैंडी सॉइल है तो 6 से 7 दिन में, मध्यम है तो 8 या 9 दिन के आसपास, 10 दिन आसपास आप पानी दे सकते हैं, और ब्लैक सॉइल है तो 10 से 15 दिन में पानी दे सकते हैं। तो हर 15 दिन के बाद, हर 10 दिन के बाद आपको पानी देना रहेगा। फर्टिलाइजर का यूज मैंने जब हमने ये पूरा नटवर भाई उनसे जब बात की तो उन्होंने यही बोला कि फर्टिलाइजर की वैसे जरूरत होती नहीं है, एक बार आपने जो सॉइल है उसका ट्रीटमेंट कर लिया तो अमृत आप दे सकते हैं। जीवामृत 1 एकड़ के अंदर 200 जो चिंतन भाई ने एक बहुत अच्छी बात आज सुबह बताई थी कि ये बिली के जो बेल पत्र होते हैं ना, उसका फल होता है, बिल का फल होता है, उसका एंजाइम बना के रखते हैं और इसको ये यूज करते हैं, इसके ऊपर इसका स्प्रे करते हैं।
हाँ, फिर आंकड़ा, जो आंकड़े को क्या कह सकते हैं, आंकड़ा एक फ्लावर होता है जो शिव जी पे चढ़ता है ना, उसको भी हम उसकी पत्तियों को हम यूज करके उसका भी स्प्रे बना के हम कर सकते हैं। तो ये 1 किलो जो होता है 200 लीटर पानी के अंदर डाल के हम इसका स्प्रे तैयार कर सकते हैं। और गौ अमृतम तो सब जानते हैं, हमने गोपाल भाई को सुना था, है ना। गौ अमृतम और पंचगव्य भी हम स्प्रे कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, राई का क्या बेनिफिट है, हमने कहा जैसे राई माने मस्टर्ड, मस्टर्ड सरसों जो है, इसका एक तो डायकोट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये पेस्ट को कंट्रोल भी करता है और इनकम इसकी भी मिलती है हमको। सिर्फ गेहूं हमारा फोकस नहीं है, बाकी सब में से भी हम थोड़ी थोड़ी इनकम हम ले सकते हैं। चने का बेनिफिट यही है कि ये हमको नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये वीट को ग्रो होने से स्टॉप करता है और इससे भी हमको इनकम मिलती है। राजगीरा लगाने का जो बेनिफिट है वो एक तो अगर हम देखें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनकम, इसके साथ साथ ये हेल्थ बेनिफिशियल है। ये खाने से हमारे क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री भी है, ये राजगीरा बहुत अच्छा होता है और ये इसके ऊपर पेस्ट आती नहीं है, तो ये लगाना बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, लास्ट पानी कब देना चाहिए, तो 110-130 दिन होने तक पानी दिया उसके बाद बंद कर दे पानी देना गेहूं में, या फिर पत्तियां पीली पड़ने लगे माने गेहूं पीले होने लगे तो पानी बंद कर देना चाहिए। हार्वेस्टिंग टाइम जो है इसका, ये 130 दिन का रहता है। ये अप्रैल फर्स्ट वीक या मार्च लास्ट वीक का रहता है। नवंबर 15 को अगर सो किया है तो 130 दिन के अंदर ये तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर दिसंबर 15 को किया है तो जैसे कहा ठंड की प्रदेश में फिर भी चल जाएगा, लेकिन गर्मी के प्रदेश में क्वांटिटी और क्वालिटी का लॉस होना ये तय है। हम इस पे बात करें चिंतन भाई, ग्लूटेन के लिए। हाँ, यस, ग्लूटेन के लिए थोड़ा सा ही बातचीत कर लेते हैं, बाकी तो ग्लूटेन क्या है, व्हाट इज ग्लूटेन, तो ग्लूटेन एक मैं क्या बता रहा हूँ, ये स्लाइड को भी थोड़ा सा शेयर छोड़ देंगे इसको। हाँ, वी विल शेयर दिस ऑल द डिटेल्स विथ अवर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ग्लूटेन खाली यही होता है कि जो जब हम गेहूं कोई भी चबाएंगे तो मुंह के अंदर थोड़ा सा उसका जो चिकना सा थोड़ा सा रह जाता है, चिंगम जैसा, तो वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे इंटेस्टाइन्स, हमारे आंते के अंदर वो जम जाता है और वो पाचन में फिर प्रॉब्लम करता है लंबे समय के लिए। समझिए कि इतने छोटे से गेहूं के दाने खाने के बाद में ऐसा हो सकता है, तो 3-4 रोटियां खाएंगे उसमें से कितना जमा होता है, और फिर लंबे समय के लिए फिर अलग अलग डिसीज होने की संभावना बढ़ती है। सो राइट नाउ ग्लूटेन फ्री गेहूं हमको चाहिए, और वो हमारे सोना मोती है। और सोना मोती को हमारे सामने लाने वाले वरिंदर मोहन जी भी है। तो वरिंदर जी, आप बताइए अभी कुछ हमको और एनलाइटन कीजिए इसके बारे में, आपके कोई सुझाव, सजेशंस। एक दो सवाल है, मैं क्या जैसे लोग ने अभी देखा पीपीटी तो दे हैव द क्वेश्चंस। चना जो सोना मोती के लिए ठीक है, लेकिन अगर बीच में डाला है तो 5 पानी ही उसको चाहिए, उसके बाद प्रॉब्लम आने का चांस है चना लेने में। जी, चने को कम से कम पानी चाहिए ना। हाँ, तो वो आप थोड़ा सा समझा दीजिए। नहीं, हम तो हमारे जैसे पंजाब में हैं तो हम जैसे मल्चिंग करते हैं, ऊपर धान के बीज जब लगाते हैं तो धान की जो पराली को हम आग नहीं लगाते, मल्चिंग कर देते हैं। तो मल्चिंग से हम तो 2 पानी देते हैं सिर्फ, क्योंकि हमारी जो मिट्टी ऐसी है उसमें 2 पानी से चल जाता है। 45 दिन बाद हम पानी देते हैं इसको, सोना मोती को, और दूसरा पानी हम 15 मार्च से पहले देते हैं। नटवर भाई है क्या हमारे साथ, तो नटवर भाई को भी ले ले थोड़ा।
नटवर भाई, कैन यू रेज योर हैंड? नागपाल जी बताते जाइए तब तक, आप जो भी आपके जो भी टिप्स है, ऐसा जरूरी नहीं है सवाल तो आएंगे नहीं आएंगे ऐसा, लेकिन बट यू कैन, आपका अनुभव के हिसाब से आप बताएं तो हमको वो भी हम बाकी जो अभी ग्लूटेन की बात कर रहे थे, हाँ। तो मैंने तो इसको टेस्ट किया है। मेरे साथ तो है 2-3 पेशेंट हैं जैसे जिनको व्हीट एलर्जी थी, और वो ये सोना मोती का आटा खा रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। और बाकी मैंने पहले भी बताया भी, ये सबसे बढ़िया गेहूं है। अगर कोई बारिश भी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो ये जैसे दूसरी गेहूं का दाना खराब हो जाता है तो इसको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसकी जो बाली है ना वो बहुत हार्ड होती है। उसकी वजह से इसके दाने को कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया। और आपने जो उगाए और जो प्रैक्टिस आपका है उसके अंदर कोई टिप्स आप देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ किसान लोग भी जुड़े हैं, तो क्या स्पेसिफिकली टिप्स, आपके कोई सुझाव स्पेसिफिकली आप बता सकते? अगर कोई पूछना चाहता है कुछ तो बताए, मैं बता देता हूँ। नेटवर्क भाई, अपने यहाँ हाँ। अगर चने का हम लोग साथ में करते हैं तो जो दिक्कत आती है उसको कैसे संभाला जाता है? देखो, जो हम चना अंदर डालते हैं वो अपने इनकम लेने के लिए नहीं डाल रहे हैं, हम सिर्फ उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए चना डाल रहे हैं। हाँ? और नागपाल जी ने जो बताया कि पंजाब की मिट्टी अच्छी है, हमेरे यहाँ भी सौराष्ट्र में कुछ जगहों पर अच्छी मिट्टी है, और सूरत वाले जो ब्लैक सॉइल जो है वहाँ लास्ट में पानी अगर नहीं देते हैं तो भी अच्छा पक जाता है। लेकिन जो उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात का जो इलाका है गुजरात में, तो वहाँ पानी देना पड़ेगा, वहाँ चना में से ज्यादा इनकम नहीं मिल सकती। लेकिन एक यही बेनिफिट है कि उसमें से नाइट्रोजन ज्यादा गेहूं को मिलेगा और ईल अच्छी आएगी। चना का प्रोडक्शन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन चना फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सॉइल। अटर सिंह जी है हमारे, जो बड़ौदा से है, हमारे पोस्ट पार्टिसिपेंट्स भी है, सो ही वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस। यू कैन, इफ ही कैन अनम्यूट हिमसेल्फ, आप अनम्यूट करके अपने आप को पूछिए सर। हाँ जी जी, थैंक यू सो मच। मैं वरिंदर जी ये जानना चाह रहा हूँ, आपने जैसा बताया बाल इसका बहुत मजबूत होता है और वो बरसात में इफेक्ट नहीं होता, लेकिन गुजरात में क्या है कि लगभग जनवरी के आसपास चांस रहता है वावाजोड़ा आने का, यानी थोड़ा सा तूफान आने का, साइक्लोन आने का। तो उस समय जो बरसात आती है या पवन बहुत तेज चलती है तो गेहूं सो जाता है। तो ये गेहूं का जो स्टेम है, क्या इतना स्ट्रेंथ है इसमें ये सोए नहीं हो, नुकसान ना हो? बिल्कुल बिल्कुल जी, अगर हम इसको कोई भी नाइट्रोजन या कोई केमिकल नहीं देते तो बिल्कुल ये सोएगा नहीं। ये बिल्कुल सोएगा नहीं। ये गुजरात में इसमें एक दाने से कम 100 बालियां निकलती है। उतना धान जैसे धान का पौधा होता है उतना बढ़िया पौधा होता है, वो सोता नहीं है, और इसकी हाइट भी कम रहती है तो वो गिरता नहीं है। लेकिन अगर आप एक गलती करते हैं कि अगर ज्यादा बीज दे देते हैं जमीन में, सोइंग के टाइम ज्यादा बीज दिया है, तो आपका गेहूं गिर सकता है। बिल्कुल, मैंने इसको 4 kg से भी 1 एकड़ में लगाया है, उससे भी इसकी यील्ड जो है ना 6 से 8 क्विंटल के बीज आती है। और मैंने 30 kg से भी लगाया है तो इसकी यील्ड उतनी रहती है। मेरे पास वो जो आपने पहले दिखाया था ना, मेरे पास वो बेड प्लांटर है, उसे एक एक दाना करके लगता है, तो 4 kg से 1 एकड़ में लग जाता है। जी सही है, 5-6 kg लगाना। लेकिन क्या है, गुजरात में 40 kg लगाते हैं 1 बीघे, यानी बीघा बोले तो 24 गुंठा, एकड़ बोले तो 40 गुंठा। तो गुजरात में लोग 40 kg बीज लगाते हैं 1 बीघा में, तो उसके वो रहता है। और ये सोना मोती का दाना एकदम छोटा है, तो इसके हिसाब से 5 kg हो जाते हैं। लेकिन हम इसलिए पहले दफा है ना, और कुछ जगहों पर मिट्टी कमजोर है, उतनी पंजाब जैसी आप जैसे बोले 2 पानी में पक जाता है। यहाँ गुजरात में सिर्फ जो भाल प्रदेश है वहां का मिट्टी गेहूं के लिए सबसे अच्छा है, तो वहां ही सिर्फ 2 पानी में पकता है। और वहां की जमीन में अगर हम 5 kg डालेंगे तो भी अच्छा उत्पादन आता है। लेकिन बाकी के जगहों की मिट्टी में अगर हमको 10 kg, कम से कम 10 से 15 kg डालना पड़ेगा। इसकी जो जर्मिनेशन है ना,
जी। वो 98% जर्मिनेशन है इसकी जर्मिनेशन हाँ, बहुत वो तो बढ़िया है। है, वो तो है। अच्छा पूनम जी, आपको कुछ पूछना था? देखो एक्चुअली सोना मोती हम लोग है ना खरीदते हैं। तो जब सोना मोती हमने मध्य प्रदेश एमपी से खरीदा और पंजाब से खरीदा और गुजरात से खरीदा, तो उसका ग्लूटेन टेस्ट सारा अलग आया है। तो जो बीज तो आ रहा है एक ही जगह से, पंजाब से ही आ रहा है। हाँ, पर उसका ग्लूटेन का चेंज क्यों हुआ है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये ये क्या मैं है, गाड़ी ले ले उसमें बहुत में सोना मोती और पैगंबरी। आप होता में है। पूनम जी, नहीं, नहीं। आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी। नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए, सुनिए सुनिए नागपाल जी, ये बीज है ना एक ही जगह से आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मिलावट नहीं है, क्योंकि ये जो हम लोग खरीद रहे हैं ना, जो हमने एमपी से भी खरीदा है, वो बीज भी पंजाब से ही आया है। हाँ, तो हमको थोड़ा सा इसमें रिसर्च करना चाहिए कि इसका ये ग्लूटेन बदला क्यों है, क्योंकि इसका ग्लूटेन मुझे लगता है ये मिट्टी के हिसाब से या तो बदलता है। हाँ, या तो एक हो सकता है कि जो बीज जा रहा है एमपी, उसमें पैगंबरी और सोनामोती मिक्स करके जा रहा है। हो सकता है कोई ऐसा कर That रहा हो। can that may be the possibilities. Yeah, हाँ हाँ, that is correct. I think वही हो very रहा है। soon we have to close the sessions. There are certain other participants. Thank हाँ। you, Poonam ji. Now Naresh Shinde, I would like to ask him to unmute himself and say something. Naresh ji, yes. जय गुरुदेव। Yeah, Jai Guru. सर मैं फार्मर हूँ महाराष्ट्र से। लास्ट 2 ईयर से मैं सोइंग करता हूँ। मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता हूँ। 7 किलो से लेके 20 किलो तक सोइंग किया हूँ। तो 7 किलो का भी रिजल्ट अच्छा है और 20 किलो का भी है। अभी मैम बोले जैसा कि मैं उसमें चना भी गए साल डाला हूँ, उसमें हमारे इधर ज्वार डालते हैं और उसमें जो क्या बोलते हैं अपन उसको कोथिंबीर बोलते हैं ना। आपका क्वेश्चन, नरेश जी आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये जो अभी मैडम ने बोले थे कि ग्लूटेन का प्रॉब्लम है, वो तो सॉइल के हिसाब से आ रहा है। मैं भी चेक किया हुआ हमारी यूनिवर्सिटी में, जो अभी टर्मरिक में कुरकुमिन परसेंटेज सॉइल के हिसाब से चेंज होते रहता है अलग अलग एरिया में, वैसा ही ग्लूटेन का चेंजेस हो रहा है उसमें। सही बात, करेक्ट। अभी रिसेंटली इन गुजरात वी हैव टेस्टेड दिस बंसी गेहूं। तो जनरली जो सामान्य जो गेहूं होते हैं उसके अंदर 30% जितना ग्लूटेन आता है, और ये जो बंसी गेहूं है उसके अंदर 8% जितना ग्लूटेन आया, कंसीडरिंग द सॉइल कंडीशन ऑल्सो। तो दिस डिपेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच। यस मिश्रा, यू कैन से समथिंग। जय गुरुदेव। यश जी अनम्यूट कीजिए। यस, आपके किसी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो आप बता सकते हैं। ओके, या ऑडिबल हो? भी आवाज आ रही मेरी? यस जी जी। हाँ, एक्चुअली ना मेरा जो एक्सपीरियंस था मेरा कि जब भी हम फर्स्ट टाइम उसको सोइंग कर रहे हैं तो जो ना ग्लूटेन की मात्रा है या जो यील्ड का जो है वो कम आ रहा है। लेकिन एक चीज मैंने देखा है कि जो वो सीड है, जैसे फर्स्ट ईयर आपने लगाया है तो यील्ड कम आता है, लेकिन सेम आप नेक्स्ट ईयर उसको लगाएंगे ना तो जबरदस्त बम्पर प्रोडक्शन दे रहा है। देखने में मेरा ये अनुभव आया है कि जो सीड है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से अपने आप को सेट करता है उसमें, और सेकेंड ईयर वो वहां आपके जो भी सॉइल है उसका लोकल बीज हो गया तो यील्ड जबरदस्त आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। फर्स्ट ये हो गया, और दूसरा थोड़ा सा मैंने नवंबर में उसको सोइंग किया, दिसंबर में सोइंग किया और जनवरी में सोइंग किया। तो देखने में यह है कि तीनों में प्रोडक्शन अलग अलग है। डिपेंड्स, वो एटमॉस्फेयर का। मैं देखा हूँ फ्लावरिंग के समय उसको थोड़ा सा तो, क्योंकि ना कई बार देखा कि क्यों ऐसा फार्मर से हमारी बात होती थी तो बोले जब फ्लावरिंग के टाइम में उसको अच्छा चिली टेम्परेचर चाहिए तब उसको फ्लावरिंग ज्यादा आता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी किसी का आ रहा होगा। बट नवंबर का यील्ड बहुत आया, दिसंबर से थोड़ा उसमें कम हुआ, जनवरी का थोड़ा कम हुआ।
और कभी भी जो भी सीड ले रहे हैं नागपाल जी से, बहुत अच्छा सीड है। मैं तो रेगुलर हम सीड लेते हैं नागपाल जी से, और उनका सीड और अपना सीड हम दोनों यूज करते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फर्स्ट ईयर आप लेंगे, थोड़ा यील्ड कम होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। नागपाल जी का सीड बहुत प्योर है, ओरिजिनल बोल सकते हैं जिसको आप। और सेकेंड ईयर आप देखेंगे कि उससे कम से 5 to 10 टाइम्स आपका प्रोडक्शन ज्यादा आएगा, और क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव करेगा उसमें। Thank you, Yash Bhaiya. Last one, Aju ji is there. AJU, Aju ji. Yeah, unmute किया उन्होंने। सर हमारा सेशन का लिंक बहुत लेट मिल गया है, तो इसका रिकॉर्डिंग फिर से देख सकते Yeah, हैं? that is available. That will be available. We will give it. कहाँ पर? वो हम आपको दे देंगे। अभी आपका फिलहाल कोई क्वेश्चंस है? कुछ नहीं, अभी फिलहाल हम लगाने वाले हैं। That is fine. We will provide you this PPT presentations and recordings also. The main point what we got from this discussion is that the first year yield will be less, but after it comes to your soil, it can give you a more yield after you take seeds from the first harvest. After that, you can have your own seeds, and that seed can provide you more yield. Okay, there will be change in nutrition according to your soil and environment and water. As such, we learned that that one soil is made, different things make one soil, है ना। एक प्रकार की जो मिट्टी है, वो मिट्टी बनाने के पीछे बहुत सारी चीजों का हाथ होता है। वैसे ही जो सॉइल है, उसके अंदर जो बीज गया, उसको कैसा न्यूट्रिशन मिला, उस हिसाब से वो न्यूट्रिशन उसको जो मिला, उस हिसाब से वो बीज भी बनेगा, उसके अंदर गुण भी आएगा। क्योंकि वो बीज का क्वालिटी भी जो होता है ना, वो समय समय के अनुसार में चेंज होता रहता है। इट हैज बीन अ नॉर्मल प्रैक्टिस। यहाँ पर जो भी है उनको पता होगा कि जो वेजिटेबल फार्मर्स लोग हैं, जो लौकी की अलग अलग वेराइटीज है, सपोज लौकी और पंपकिन को कॉन्स्टेंटली ग्रो करते जाते हैं, तो वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन के हिसाब से भी आफ्टर सम पीरियड द क्वालिटी ऑफ द लौकी इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज, और वो सारे पूरे चेंज होते रहते हैं। सो ग्लूटेन की मात्रा या सॉइल के अंदर मैग्नीज है या कैल्शियम है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पोषक तत्वों की कमी, पूरा षड्रस के ऊपर डिपेंडेंट है। जो 6 रस पृथ्वी के अंदर है, मिट्टी के अंदर है, वही रस से हमारा खेती होगा अच्छी तरह से, और उसी प्रकार से हम लोग फाइनली कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट उमा जी, इफ उमा जी इज हियर, उमा जी कुछ बताए यहाँ पर। उमा जी है आप यहाँ पर? क्योंकि now it is almost 9:46, so 9:45 now we'll close. All have spoken. yes. Okay. Yeah. Yes, उमा जी। श्लेष जी नहीं है, श्लेष जी, श्लेष जी का भी एक एक्सपीरियंस था। हाँ हाँ श्लेष जी ने, हाँ बोलिए। श्लेष जी ने मेरे से गेहूं ली। उनकी मदर को यही प्रॉब्लम थी, जो हीमोग्लोबिन की। तो वो कहते भी मेरी मदर 6 मंथ में उनको बहुत बढ़िया हो गया। वो उनका HB जो था वो 9-10 के बीच आ गया, और लॉकडाउन के कारण वो गेहूं मेरे से नहीं ले सकते। वो दिल्ली में उन्होंने कहीं से ले ली, और उनकी मदर को फिर प्रॉब्लम होगी, और वो कहते थे भी शायद उसमें कोई गेहूं में कोई चेंज है। फिर मैंने उनको बताया भी आपने पैगंबरी ले ली होगी। पैगंबरी और सोना मोती दिखने में बिल्कुल सेम है। पैगंबरी की जो यील्ड है 16 से 18 क्विंटल के बीच आती है, और सोना मोती की जो यील्ड है 6 से 8 क्विंटल के बीच आती है हमारे पंजाब में। और पैगंबरी में वो कुछ नहीं है जो सोना मोती में है। ओके ओके, वो दिखने में सिमिलर दिखते होंगे। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। यस, उसका दाना थोड़ा सा मोटा है। इससे लेबोरेटरी टेस्ट से पता चलता है कि उसके अंदर में क्या क्या गुणवत्ता के अंदर फर्क हम महसूस कर सकते हैं। जी जी। देखो, ये सोना मोती गेहूं का सेशंस आज हम लोगों ने पहला सेशन रखा। आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू नागपाल जी कि वो समय निकालकर वेरी शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर आए और हमको इसके बारे में बताया। आगे जाते हुए भी हम इनका नंबर भी शेयर करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी हम लोगों को मिलता रहेगा। सो सेजल जी ने भी बहुत मेहनत करके ये प्रेजेंटेशन भी बनाया। नटवर भाई का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। आई थैंक यू ईच एंड एवरीवन राइट नाउ। एंड हमारा नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो उसका इंफॉर्मेशन हम आपको ग्रुप के अंदर हम आपको
बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव। जय थैंक यू। गुरुदेव। जय गुरु।